हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पे। आज आपका बड़ा भाई आपके लिए लेकर के आया है सामाजिक विज्ञान का 60 वीवीआई क्वेश्चन, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है दोस्तों? भारत में राष्ट्रवाद। और आज हम आपके लिए लेकर के आए 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बताते जाएंगे कि इसमें से यह क्वेश्चन का उत्तर किस तरह होगा, और हम जो बताएंगे उससे आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर आप यह समझ लेते हैं तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी कवर होने का चांस रहता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न की, और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहला है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारत में, मतलब देखिए, जैसा कि यहाँ पे हेडलाइन है फोर्थ चैप्टर का, भारत में राष्ट्रवाद, मतलब हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रवाद मतलब होता है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें श्रमिक, मजदूर, गरीबों का ध्यान रखा जाए, वैसी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रवाद का उदय सबसे प्रमुख कारण क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों ने कई सालों तक हमारे देश पर राज किया, शासन किया, और गरीब मतलब पूरे भारत के नागरिकों को शोषण किया गया इसमें। इसलिए देखिए, अंग्रेजों मतलब भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा यहाँ के नागरिकों को शोषण किया जाना। यही क्या है? प्रमुख कारण है राष्ट्रवाद। मतलब जब गरीबों का शोषण किया जा रहा था तो यहाँ के जो नेता लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किए, जिसके बाद अंग्रेज को यह देश छोड़ के जाना पड़ा। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव देखिए, एक नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष। देखिए, बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, मतलब अंग्रेज जो यहाँ पे शासन करते थे उसके शासन से यहाँ के नागरिकों असंतोष थे, मतलब गरीब, मतलब यहाँ के नागरिकों का शोषण किया जा रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अंग्रेजों की शासन के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब भारत में पहले जो थे बहुत समाज में कुरीतियां भी फैली हुई थी। जैसे कि आपको पता होगा सती प्रथा एक बहुत बड़ा जो है कुरीतियां था, और इस मतलब समाज में बहुत सारी कुरीतियां पहले से फैली हुई थी। और इस सब कमियों को, समाज में जो कमी था, इन सब कमियों को खत्म करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे नेताओं ने, मतलब बहुत सारे समाजवादी, मतलब समाज को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे नेता जो काम किए थे। इसलिए एक नेता जिसका नाम है राजा राम मोहन राय, उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे, ताकि हमारे समाज भी अच्छे से क्या हो, अच्छे से ग्रो करे। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय। किसने किए थे? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? आर्म्स एक्ट, हम आपको पहले इसके बारे में कुछ कहानी बताना चाहते हैं। देखिए, भारत को, मतलब आप सुनते होंगे कि प्रश्न भी आपके प्रश्न में मतलब आ चुका है और आने की भी संभावना है कि 14, मतलब भारत की खोज किसने किया था? भारत की खोज पुर्तगाली। देखिए, हमारे देश में जो गुलाम हुए थे सबसे पहले व्यापारी, मतलब अंग्रेज जो था ना, पहले यहाँ भारत देश जो है व्यापार करने के लिए आया था, और धीरे धीरे इस भारत देश को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो पहले देखते हैं कि हमारे देश में सर्वप्रथम किसने आया था। हमारे देश में सर्वप्रथम पुर्तगाली लोग आया था। किसने आया था? पुर्तगाली लोग आए हुए थे। उसके बाद हमारे देश में डच लोग आते हैं। कौन आते हैं? डच देश के नागरिक आते हैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए। उसके बाद फ्रांस के लोग आते हैं। कौन आते हैं? फ्रांस के लोग आते हैं। कौन आते हैं? पहले पुर्तगाली हो गया आपका, उसके बाद आप हमारे देश में कौन आते हैं? डच आते हैं। उसके बाद फ्रांस आते हैं व्यापार करने के लिए। उसके बाद हमारे देश ब्रिटेन, मतलब अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं? उसके बाद अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज जो है इस देश को धीरे धीरे व्यापार करते करते हमारे देश को गुलाम बना लेते हैं। क्या करते हैं? गुलाम बना लेते हैं, और हम पर शासन करते हैं। देखिए,
पुर्तगाली जो आए हुए थे, सबसे पहले पुर्तगाली कौन आए हुए थे? वास्को डिगामा। कौन आए हुए थे? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में। यह प्रश्न बनता है कि भारत की खोज किसने किया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। कौन किया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था। कब किया था? पुर्तगाली लोग जिसका नाम था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में कहाँ आए हुए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए हुए थे। और यह प्रश्न बनता है कि भारत की खोज सर्वप्रथम मतलब भारत की खोज किसने किया था? 1498 में वास्को डिगामा ने किया था। उसके बाद जब भारत में जब पुर्तगाली मतलब वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आते हैं व्यापार के उद्देश्य से, उसके बाद धीरे धीरे डच के देश के आते हैं व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने के लिए। उसके बाद फ्रांस के लोग आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का इस देश पर शासन रहा। कब तक? 1600 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी से लेके 1857 तक। कब तक? 1857 तक। देखिए, जैसा कि हमने आपको लिखा है कि 1600 ईस्वी से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, तो 1857 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति कहते हैं। कि आपको जैसा कि हम बता देते हैं कि 1897 में आप नाम सुने होंगे, झांसी रानी, तात्या टोपे और हमारे बिहार के वीर कुंवर सिंह, जिसका नाम बहुत कुंवर सिंह, जो हमारे देश के आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनका भी होता है। मतलब भारत 1857 की क्रांति जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब भारत को आजाद दिलाने के लिए यही भारत में पहला राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति कहते हैं, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें कि वीर कुंवर सिंह का हाथ भी कट जाता है। क्या होता है? 1857। और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त होती है और यह देश का कमान जो है ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। 1858 से लेके उनका शासन चलता है। किनका? महारानी ब्रिटेन के जो महारानी थी विक्टोरिया, उनका शासन चलता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है। उसके बाद ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हाथ में हमारे देश का कमान चल जाता है और वही जो है इस देश पर शासन करते हैं 1858 ईस्वी से। और आपके प्रश्न में यह भी बन के ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सिपाही विद्रोह, जैसा कि हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसका भी सिपाही विद्रोह, और इसी को 1857 क्रांति के ईस्वी को ही हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। और उसके बाद जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन को महारानी विक्टोरिया वायसराय के पद पर नियुक्त करके भारत भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? भारत भेजते हैं लॉर्ड लीटन को। किनको? लॉर्ड लीटन 1858 ईस्वी में जब महारानी विक्टोरिया भारत का कमान संभालता है, भारत पर शासन करने के लिए वो अपने हाथ में लेता है, तो उन्होंने लॉर्ड लीटन को वायसराय के पद पर नियुक्त करके भारत भेजता है। किसको? लॉर्ड लीटन को। किसको? लॉर्ड लीटन को। किनको? लॉर्ड लीटन को भेजते हैं। और लॉर्ड लीटन जो है 1878 ईस्वी में, कब? 1878 ईस्वी में एक एक्ट लाता है जिसे वर्नाक्यूलर एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर एक्ट लाते हैं। कौन? लॉर्ड लीटन। कौन लाते हैं? लॉर्ड लीटन। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। लॉर्ड लीटन जो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर एक्ट लाते हैं, जिसका काम मतलब यह जो बिल लाए थे यह इनका क्या करना, इसका क्या उद्देश्य था? वर्नाक्यूलर एक्ट लाने का उद्देश्य था वर्नाक्यूलर एक्ट जो है इनका उद्देश्य था यहाँ के जो प्रेस मतलब मीडिया, जैसा कि आप जानते होंगे कि मीडिया, उन पर जो है मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेज के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वही है वर्नाक्यूलर एक्ट। क्या है? वर्नाक्यूलर एक्ट जो लाए थे 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन साहब ने। लॉर्ड लीटन जो लाए थे वर्नाक्यूलर एक्ट, इनका उद्देश्य था कि प्रेस हमारे मतलब अंग्रेज के विरुद्ध कुछ नहीं कर सके और ना ही कुछ छाप सके। और उसके बाद
एक वर्षों के बाद मतलब 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में एक आर्म्स एक्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? आर्म्स एक्ट लाते हैं। आर्म्स एक्ट लाते हैं 1879 ईस्वी में। और इनका जो काम था, इनका काम था कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता है। इनका उद्देश्य था, अंग्रेज का उद्देश्य था कि जैसा कि देखिए 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर एक्ट लाए थे। इनका उद्देश्य था समाचार पत्र अंग्रेज के विरुद्ध कुछ नहीं बोले और हमारे मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब आंदोलन नहीं किसी को पता चले, नहीं छपेगा और नहीं विरोध होगा। यही उद्देश्य था वर्नाक्युलर एक्ट लाने का। और एक वर्षों के बाद 1879 ईस्वी में जब आर्म्स एक्ट लाया गया, इनका उद्देश्य था कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं, क्या नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं। यही इनका उद्देश्य था ताकि हम कुछ भी मतलब श्रमिकों का, गरीबों का, यहाँ के लोगों का, भारतीय लोगों का अगर शोषण करें तो हमारे विरुद्ध मतलब आंदोलन छेड़ दे तो उनके पास नहीं हथियार होगा और नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सकेगा। यही उद्देश्य था अंग्रेजों का आर्म्स एक्ट लाने का। देखिए कब लाए थे, वही हम इसको बताने से पहले, यह ऑब्जेक्टिव बताने से पहले हम आपको यह कहानी बताएं तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि वर्नाक्युलर एक्ट का क्या उद्देश्य था और आर्म्स एक्ट का क्या उद्देश्य था। तो देखिए आर्म्स एक्ट किसने लागू किया, तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, हम यहाँ से यह भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आर्म्स एक्ट कब लाया गया था, 1879 ईस्वी में। और वर्नाक्युलर एक्ट कब लाया गया था, 1878 ईस्वी में। किसने लाया था, लॉर्ड लीटन साहब, लॉर्ड लीटन ने लाया था। किसने लाया था, लॉर्ड लीटन ने। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट लॉर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लीटन लिखा हुआ है। तो यह भी आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी लिखा आया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लीटन हो जाएगा। बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, आप चलते हैं अगला प्रश्न 4 की ओर। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया। तो हम इस कहानी को आगे लेके चलते हैं, यह जो आपको कहानी सुनाए हैं हम इस कहानी को आगे ले चलते हैं ताकि यह भी आपको समझ में आ सके। देखिए उनके बाद जो है 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट आता है। इनके बाद जो है बंगाल विभाजन लोग मतलब जब इतनी बड़ी 1857 में इतनी बड़ी आंदोलन हुआ था तो इसने अंग्रेजों ने सोचा कि मतलब यहाँ के धर्म के आधार पर जो है ना, धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर इस देश को बांटने का प्रयास किया और उन्होंने 1905 ईस्वी में, कब 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था, 1905 ईस्वी में। धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजन कर दिए थे। क्या कर दिए थे, 1905 ईस्वी में विभाजन करने का प्रयास किए थे, मतलब कर ही दिए थे। उनके बाद जो है अंग्रेजों को यह वापस लेना पड़ा था, विभाजन को रद्द करना पड़ा था। अंग्रेजों के जो है 1905 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन किए थे। उनके पास बहुत मतलब स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में ही, मतलब जब अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिए थे, 1905 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिए तो देश में जो है एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था, एक स्वदेशी आंदोलन हुआ और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को अंग्रेजों द्वारा रद्द करना पड़ा। 1911 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था और वहां पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया स्वदेशी आंदोलन को देखते हुए। तो देखिए बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया बंगाल विभाजन को 1900। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1911 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन का रद्द किया गया। चलते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं सिपाही विद्रोह। हमने आपको बता दिया कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था कि 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1600 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था। तो क्यों, मतलब 1858 में जो महारानी विक्टोरिया के हाथ में किस प्रकार भारत की कमान गया था, यही 1857 की क्रांति के कारण। तो देखिए 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और इनको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1857।
चलते हैं, देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? हमने आपको बता दिया कि बंगाल का विभाजन 1805 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर बांटने का कोशिश किया गया था अंग्रेज द्वारा। तो देखिए बंगाल का विभाजन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1905 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज जो हम आपके लिए इतना सारा प्रश्न, इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यह इस चैप्टर से आपके एग्जाम के लिए बहुत, यह चैप्टर जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है, जिससे कि आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर तक का प्रश्न इसी चैप्टर से आता है। 15 से 20 नंबर तक का प्रश्न आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से आता है। कितना? 15 से 20 नंबर। तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यह सब्जेक्ट, मतलब सामाजिक विज्ञान का चौथा सब्जेक्ट, चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, आपको अपने सपनों तक सपनों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा चैप्टर? भारत में राष्ट्रवाद। अगर आप यह चैप्टर अच्छी तरीका से पढ़ लेते हैं तो मानिए कि आपका 15 से 20 नंबर धरा हुआ है। चलते हैं, आपका समय लेते बिना समय लेते हुए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है? बंगाल का विभाजन हमने तो यह बता दिया है। और 7 नंबर की ओर चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है? दोस्तों, हम आपको 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम आपको गांधी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है? किस वर्ष, सॉरी, किस वर्ष किए हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किस वर्ष किए? हम आपको पहले गांधी जी के बारे में बता देना चाहते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न 7 नंबर के प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनका जो है पूरा नाम, गांधी जी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? गांधी जी का पूरा नाम। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था और गांधी जी का जन्म कहाँ, और का मतलब गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। यह भी आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न बन के आ सकता है। तो आप इनको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और गांधी जी का जैसा कि हमने आपको बता रहे हैं कि गांधी जी का जो है संपूर्ण नाम, मतलब गांधी जी का जो है एक शॉर्ट नाम हुआ गांधी जी कह के मतलब बुलाते हैं हम लोग। और इनका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। क्या है? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। क्या है? करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। क्या है? करमचंद गांधी। क्या है दोस्तों? करमचंद। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है और इनके माता का नाम पुतलीबाई है। क्या है? इनके माता का नाम पुतलीबाई है। क्या है? पुतलीबाई। क्या है दोस्तों? इनके माता का नाम पुतलीबाई है। और हम आपको यह भी बताते हैं कि इनके गुरु, मतलब इनको जो है राजनीति में किस प्रकार, मतलब कौन उतारे। यह तो एक क्या थे? एक छात्र थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे जब वह पढ़ करके इंग्लैंड से जब पढ़ करके आते हैं तो उनको जो है राजनीति में उतारने का श्रेय किनको जाता है? मतलब राजनीतिक गुरु, मतलब राजनीतिक महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु जो थे, गुरु का नाम क्या है दोस्तों? राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु का नाम है। और इनका मतलब गोपाल, मतलब महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का जो है, हम इनके बारे में बता देते हैं कि महात्मा गांधी जी के शादी किस वर्ष हुए थे। महात्मा गांधी जी का शादी किस वर्ष हुए थे? तो महात्मा गांधी जी का शादी 13 वर्ष की उम्र में हुए थे। कब हुए थे? 13 वर्ष के उम्र में कस्तूरबा गांधी जी के साथ। किसके साथ? इनकी पत्नी। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गया था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी।
कस्तूरबा गांधी। क्या है? कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है। और यह जो है 1800 और यह जो है 1889 ईस्वी में, यह जो है 1889 ईस्वी में इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं 1889 ईस्वी में। और वहां से जो है यह 1889 1889 से 1891 तक वह जो पढ़ाई करते हैं, कहाँ? इंग्लैंड में। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं 1889 ईस्वी में। और 1891 ईस्वी में जो पढ़ाई करने के बाद 1891 ईस्वी तक पढ़ाई करते हैं। और 1891 में पढ़ाई करने के बाद वह वही ईस्वी में भारत लौट आते हैं। कब? 1891 ईस्वी में वह मतलब इंग्लैंड से ब्रिटेन जिसको कि इंग्लैंड भी कहते हैं, और वहां से वकालत की पढ़ाई संपूर्ण करने के बाद वह पुनः अपने देश, अपना प्यारा देश भारत लौट आते हैं। कहाँ? अपना प्यारा देश भारत लौट आते हैं 1889। कब? 1891 में भारत लौट आते हैं। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के बाद 1891 ईस्वी में भारत लौट आते हैं। और पुनः मतलब किसी केस के सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में किसी केस के सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में किसी केस के सिलसिला में वह कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और वहां जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है उन्होंने काले घोड़े, जैसा कि आपने सुना होगा बचपन में गांधी जी के बारे में, ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उन्होंने काले घोड़े का भेद भी वहां पे देखा था। और वह भेद को भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब वो जो काला घोड़ा का भेद था उसको खत्म करने में भी गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और 1893 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वह किसी केस के सिलसिले में जाते हैं। और पुनः जो वह दक्षिण अफ्रीका से पुनः कब लौटते हैं भारत, अपना प्यारा देश भारत? किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं? कब लौटते हैं? तो गांधी जी जो है, गांधी जी अपने देश दक्षिण अफ्रीका से कब लौटते हैं? 1915 ईस्वी में। कब लौटते हैं? 1915 ईस्वी में अपना प्यारा देश भारत वापस लौट आते हैं। कौन? गांधी जी। और गांधी जी जब आते हैं तो वह 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में गांधी जी वापस आते हैं। और 1906 मतलब देखिए 1905 में जो है अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में, सॉरी 1905 ईस्वी में जो है अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। कब किया गया था? और बंगाल का विभाजन मतलब धर्म के आधार पर अंग्रेज अपने भारत देश को बांटने का कोशिश किया था, मतलब हिंदू मुस्लिम के आधार पर अपने भारत देश को बांटने का प्रयास किया गया था। और इनके विरोध में, मतलब बंगाल के विभाजन के विरोध में हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन छेड़ दिए थे। क्या? स्वदेशी आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब बंगाल का विभाजन को रद्द करो। और 1911 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था। और 1905 जैसा कि हमने लिखा 1905 में। और 1906 ईस्वी में जो है 1906 ईस्वी में क्या हुआ? 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई थी। किसकी? मुस्लिम लीग। मतलब 1885 ईस्वी में जो है 1885 ईस्वी में, देखिए हम यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, आपको लिख के बताते हैं। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? 1885 में, जैसा कि आप और हमारे मतलब अभी जो देखते हैं कांग्रेस पार्टी जो है, इनकी भी किसी ना किसी वर्ष तो स्थापना होगी। और यह जो है कांग्रेस पार्टी का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है देश को आजाद कराने में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। कब? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मतलब कुछ मुस्लिम लोग जो है इस बंगाल विभाजन, मतलब अंग्रेजों के जो विभाजन किए थे इसका बंगाल का, उनके समर्थन में थे। और वह अपना जो है एक पार्टी भी बना लिए थे, मुस्लिम लीग। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। यह ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न में बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस आए थे? 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका। और 1800 कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में।
1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया गया था और शुरुआती मतलब जब स्थापना किया गया था तो इनका अध्यक्ष कौन था? इनका कोई तो अध्यक्ष होगा ना। इनका अध्यक्ष कौन था? इनका अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इनके अध्यक्ष। किसके? कांग्रेस पार्टी के शुरुआती अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इनके अध्यक्ष। और जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है प्रश्न, चलिए अब हम आपको अपने प्रश्न की ओर ले चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे तो इन्होंने जो है एक साबरमती आश्रम की गुजरात में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कब? 1905 ईस्वी में। जब वो आए थे तो 1905 ईस्वी में, उसी ईस्वी में गांधी जी गुजरात में जो है एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। किसका? साबरमती स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 7 नंबर का। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए पहला है ए नंबर 1895, 1900, बी सी ऑप्शन 1915 और डी ऑप्शन 1916। अब हमने जो आपको यह सब बता रखा है तो आपने मतलब आप खुद इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी 1915 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1915 ईस्वी में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए हुए थे तो उसी ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। किनका? साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। किस वर्ष? 1915 ईस्वी में। कब किए थे? 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है जैसा कि देखिए गदर पार्टी, 8 नंबर क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किए थे? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में कब किए थे? कब किए थे? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ये आपके लिए जो है यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में इनको सेट ही कर लीजिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किए थे? कब किए थे? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? मतलब हमारे देशों में अंग्रेजों ने इतने सालों तक राज जो किया, शासन जो किया हमारे देशों पर, हमारे जनता पर इतना शोषण जो किया गया था, आखिर यह इस मतलब अंग्रेजों का शासन किस बदौलत चला? मतलब यह कौन सा दिमाग लगाया था अंग्रेजों ने कि हमारे भारत प्यारा देश भारत पे इतने सालों तक शासन किए? किस प्रकार? मतलब अंग्रेजों का एक नीति था, क्या था? फूट डालो और शासन करो। क्या था? देखिए फूट डालो मतलब एक दूसरे के बीच लड़ाई करवाओ और शासन करो। एक दूसरे के बीच लड़ाई करवाओ और शासन करो, यही अंग्रेज की नीति थी हमारे देश पर शासन करने के लिए। तो देखिए फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों की नीति थी। किसका नीति था? अंग्रेजों का नीति था कि लड़ाई करवाओ एक दूसरे राजा के बीच। मतलब देखिए हमारे देश पहले बहुत सारे टुकड़े में बटा हुआ था। कितने सारे? बहुत सारे। मतलब देखिए हमारे देश में ना, जैसे पहले के जमाने में राजा रजवाड़ों का चलता था पहले। मतलब कुछ इलाका ले लिए और वहां पे मतलब कुछ इलाका पे कुछ और राजा का शासन, किसी और इलाका पे कुछ और राजा का शासन। मतलब भारत तो पहले भी बहुत खंडित, मतलब बहुत सारे टुकड़े में भारत भी पहले बटा हुआ था। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने दोनों राजाओं के बीच फूट डालो शासन करो वाला नीति अपनाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन करने लगे। इस तरीका से अंग्रेजों ने अपने भारत देश पे शासन किए। तो देखिए फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम आपको यह फिर से कहानी की ओर ले चलते हैं। देखिए जैसा कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। उनके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपना प्यारा देश भारत वापस लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना जब हो रही थी, बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जब हो रही थी, तो
महात्मा गांधी जो है उस भाषण मतलब उस यूनिवर्सिटी के निर्माण के भाषण जब शुरुआत हो रहा था तो बहुत सारे नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया था, जिसमें कि गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था। 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना की गई थी। कब? 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में बीएचयू। किसका? बीएचयू, बनारस, बी से बनारस, एच से हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था इस यूनिवर्सिटी के स्वागत मतलब जब स्वागत हो रहा था तो उसमें भी इसको बुलाया गया था। किनको? महात्मा गांधी को। उन्होंने जब भाषण दे रहे थे तो मतलब चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम क्या था? राजकुमार, पंडित राजकुमार शुक्ल। मतलब बिहार के चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम राजकुमार, पंडित राजकुमार शुक्ल था। वह जो है महात्मा गांधी से संपर्क करते हैं क्योंकि बिहार के चंपारण में किसानों पर बहुत जुल्म ढाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तीन कठिया प्रणाली लागू करके अंग्रेज जो है बिहार के किसानों पर बहुत बड़ा जुल्म ढा रहे थे। क्या? बहुत बड़ा जुल्म। तीन कठिया कानून हम आपको आगे बताएंगे कि तीन कठिया कानून क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस तरह हुआ। चलिए देखते हैं। जैसे कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में जो है 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी भाषण दिए और बिहार के किसानों ने जो है, बिहार के किसान जो एक जिसका नाम पंडित राजकुमार शुक्ल था, वह महात्मा गांधी से आग्रह करता है कि आप जो है हमारे यहाँ चलिए, मतलब चंपारण चलिए और अंग्रेजों द्वारा वहां पे जुल्म ढाया जा रहा है तीन कठिया प्रणाली लागू करके। मतलब तीन कठिया प्रणाली क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं तीन कठिया प्रणाली क्या होता है। तिनकठिया प्रणाली क्या होता है हम आपको पहले बता देते हैं। तिनकठिया प्रणाली क्या होता है? अंग्रेज जो है किसानों पर जो है तीन मतलब 20 कट्ठा पे जो है 20 कट्ठा मतलब 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा पर नील की खेती करने का एक नियम बनाता है, जो कि बहुत खराब नियम है। क्या? देखिए दोस्त, नील की खेती, अगर आप अपने खेतों पर नील की खेती करिएगा तो जिस जमीन पर आप नील का खेती करिएगा वह जमीन बंजर हो जाता था। क्या? बंजर हो जाता है अगर आप नील की खेती करते हैं तो बिहार के चंपारण के किसानों पर जो अंग्रेज जो तीन कटिया नियम प्रणाली लागू कर दिया था, उस नियम को समाप्त करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं कि आप हमारे यहाँ चलिए। और वह जब जाते हैं तो वह देखते हैं और किसानों से पूछताछ करते हैं कि क्या यह बात सत्य है, और वह जो है इनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं कि यह नियम आप वापस लीजिए। यह नियम क्या? और 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए इस नियम को हटाने के लिए। 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में है जो है 1917 ईस्वी में जो है इस नियम को हटाने के लिए क्या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए। किसको? तीन कठिया नियम प्रणाली लागू जो किए थे अंग्रेज किसानों पर, मतलब 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना है। इस नियम को जो है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। क्या? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और उनके बाद जो है अंग्रेजों को यह नियम वापस लेना पड़ा था। उनके बाद जो यह नियम अब अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा था। और 1917 में ही जो है 1917 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने और सारे जो है आंदोलन छेड़ दिए थे, जिनका नाम आपको पहले बता देते हैं। देखिए, पहला तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था किसानों के लिए। महात्मा गांधी जो कि अंग्रेज ने तीन कटिया नियम प्रणाली लागू कर दिया था चंपारण के किसानों पर। उनके बाद जो है खेरा आंदोलन में भी खेरा आंदोलन करते हैं, खेरा आंदोलन भी करते हैं महात्मा गांधी। खेरा आंदोलन मतलब जो है किसानों पर यहाँ भी जुल्म ढाया जा रहा था। खेरा आंदोलन जो कि खेरा आंदोलन पे भी जुल्म मतलब यहाँ के किसानों पर भी जुल्म ढाया जा रहा था, तो इसमें भी गांधी जी को बहुत बड़ी सफलता मिलती है और यह आंदोलन भी बहुत सक्सेस हो जाता है। क्या होता है? इन आंदोलन को जो है
किसानों पर कर मतलब अधिक बेसी कर जो है जुर्माना लगा के उन पर जो है शोषण किया जा रहा था, और यह खेड़ा आंदोलन भी सफल होता है महात्मा गांधी का। और एक है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने किए थे, जो कि सफल रहा। मजदूर आंदोलन भी किए थे, जो कि महात्मा गांधी की यह आंदोलन भी सफल रहा। मतलब यह भी महात्मा गांधी का आंदोलन सफल रहा था। मतलब 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह तीनों आंदोलन किए थे। कौन? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए दोस्तों, हम आपको अपनी प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? मतलब देखिए 1906 ईस्वी में जो है 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और यह जो है 1906 ईस्वी में। और कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। इसमें जो है कांग्रेस, मतलब इस कांग्रेस में भी दो दल होते हैं, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता जो भगत सिंह का नाम आप सुने होंगे, खुदीराम बोस का नाम सुने होंगे, भगत सिंह हो गया, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नेता थे गरम दल के। क्या थे? मतलब गरम स्वभाव के थे, जो करना है मार काट धाड़, इसका नियम था। किसका? गरम दल का। कि अंग्रेज से जो है, मतलब महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे क्या, मतलब बिना मतलब महात्मा गांधी हिंसा करना नहीं चाहते थे। और वह नरम दल के नेता थे। कौन? महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे, और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये सब जो थे ये सब गरम दल के नेता थे। मतलब वो सोचते थे बिना मार काट के, बिना अपना भारत देश आजाद नहीं हो सकता है। इनका कहना था। किनका? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गरम दल के नेता का। और 1900 मतलब देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1885 में इनका, और इसमें भी दो दल था। और जब जो है और 1916 ईस्वी में जो है ना इन तीनों मतलब मुस्लिम लीग और इनके जो था नरम दल गरम दल के नेता, इन तीनों का समझौता हुआ। कहाँ? लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था, और तीनों मिलके जो है अंग्रेजों का विरोध करना चाहा। मतलब तीनों एकजुट होकर के सोचा कि अकेले अकेले नहीं होगा, और तीनों मिलकर एकजुट होकर के जो है अंग्रेजों को हराने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए जो है लखनऊ में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए थे। और 1916 ईस्वी में जो है 1916 ईस्वी में इन तीनों दलों को जो है जोड़ा गया था, और इसे ही लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1916 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगले प्रश्न की ओर 11 की ओर ले चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? हमने आपको अभी तुरंत बताया कि महात्मा गांधी, और पहले भी बता चुके हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वकालत मतलब किसी केस के सिलसिले में गए थे 1893 ईस्वी में। वह पुनः 1915 ईस्वी में वापस लौटते हैं। कब? 1915। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 11 का महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम आपको यह कहानी सुनाना चाहेंगे। इतिहास के बारे में हम आपको पहले बता देना चाहते हैं, उनके बाद हम आपको ले चलेंगे 13 नंबर की प्रश्न की 12 नंबर की प्रश्न का उत्तर की ओर। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन कर दिए थे हमारे अपने भारत देश को आजाद दिलाने के लिए। मतलब मजदूरों का जो शोषण किया जा रहा था उनके विरुद्ध मतलब ब्रिटिश शासनों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिए। 1917 ईस्वी में जैसा कि हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी 3 आंदोलन किए थे, और इनका बड़ा प्रभाव जो है ब्रिटिश लोगों पर पड़ा। किसमें? ब्रिटिश शासन जो कर रहे थे उन पे पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और वह जो है 1919 ईस्वी में
1919 ईस्वी में एक एक्ट लाते हैं जिसका रॉलेट एक्ट नाम होता है। 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाते हैं। 1919 ईस्वी में अंग्रेज एक एक्ट लाते हैं जिसका रॉलेट एक्ट नाम होता है। क्या होता है? रॉलेट एक्ट नाम होता है। रॉलेट एक्ट नाम होता है, जो कि अंग्रेज लाए हुए थे। रॉलेट एक्ट, रॉलेट रॉलेट एक्ट लाए थे अंग्रेज। क्यों लाए थे? महात्मा गांधी जो 1917 ईस्वी में यह तीनों आंदोलन जो किए थे, और मतलब देश के कोने कोने में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, और उनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिसका नाम 1919 का रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1919 ईस्वी में लाया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? कब लाया गया था? 1919 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1919 ईस्वी में लाया गया था। मतलब लाने का, अंग्रेज द्वारा रॉलेट एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था? मतलब यह जो आंदोलन किया जा रहा था, इस आंदोलन को दबाने के लिए, मतलब यह जो एक्ट लाया था, इनका काम क्या था? यह जो एक्ट लाया था अंग्रेज, इनका काम यह था कि क्रांतिकारी, मतलब भारत में जो क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते थे, अगर अंग्रेज मतलब वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं, और मतलब अगर किसी पर शक हुआ तो उनको बिना अपील, मतलब जैसे हमारे देखिए अभी कोई गलत काम करता है तो पहले वारंट भेजता है सरकार, मतलब वारंट पहले आती है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। मगर यह जो नियम लाया हुआ था रॉलेट एक्ट, इसका नियम था मतलब कोई वारंट, कोई अपील, मतलब कोई अपील कोई दलील नहीं। इसका नियम था कोई अपील, कोई दलील और कोई मतलब कुछ नहीं, मतलब इसके विरुद्ध कोई कुछ कह ही नहीं सकता। यही ऐसा यह नियम था रॉलेट एक्ट। मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई कुछ क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। अगर किसी पर शक हुआ तो उनको बिना कुछ किए, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील किए बिना उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। और 1919 ईस्वी जो है पंजाब के जो है कांग्रेस नेता अमृतपाल, किसका? अमृतपाल जो है, और अमृतपाल को जो है डॉक्टर अमृतपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको? अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस नियम को लाने के बाद। तो पंजाब में क्या होता है? पंजाब में जो है जलियांवाला बाग, आप देखे होंगे, मतलब आप सुने होंगे बचपन में भी, इससे नीचे क्लास 9 में भी होगा, 8वां में भी है। आपने पढ़े होंगे कि 9th 8 में 1919 ईस्वी में हम आपको फिर से बता देते हैं कि पंजाब के एक अमृतसर जो है, अमृतसर नामक स्थान है जहां जलियांवाला बाग है। कहां है? जलियांवाला बाग है। 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग में जालियांवाला बाग में जो है क्रांतिकारी लोग जलियांवाला बाग में जो है क्रांतिकारी लोग एकजुट होते हैं कि यह जो नियम लाए हुए हैं इनको मतलब इनको जो है इस नियम के विरुद्ध जो है आंदोलन, मतलब इस नियम को उखाड़ फेंकना है। यह जो नियम लाया हुआ है यह नियम गलत है, क्योंकि पंजाब के एक कांग्रेस नेता को अमृतपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और वहां के लोग जलियांवाला बाग में एक सभा बैठाते हैं कि यह जो नियम है इनको नहीं रहना चाहिए। मगर इनके बारे में जब सभा हो रही थी, जलियांवाला बाग में जब सभा हो रही थी, तो अंग्रेजों को इनका खबर मिल जाता है, और अमृतसर के मतलब वहां जो थे, वहां के जो अध्यक्ष थे, वहां जो संभालने वाले थे, अमृतसर को संभालने वाले थे अंग्रेज ब्रिटिश शासकों ने उनको जनरल डायर, मतलब एक जनरल डायर जो है नाम है, क्या है? जनरल डायर। क्या है? जनरल डायर जो है जनरल डायर जो है इनका पता चल जाता है। जनरल डायर को, वहां के जनरल डायर थे, कौन थे? जनरल डायर थे, और इनको पता चल जाता है कि वहां पे सभा हो रही थी अंग्रेज ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध। उनको जब यह पता चलता है, देखिए अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था कैसा था? अमृतसर में जलियांवाला बाग कैसा था? देखिए ऐसा था, मतलब देखिए एक तरफ रास्ता था। क्या था? एक तरफ रास्ता था, मतलब एक रास्ता से ही आ सकते हैं और जा सकते हैं। जब यहाँ पे जो है मतलब सभा चल रहा था, तो इनके बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है। क्या? इनके बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है,
और जनरल डायर जो है अपने सैनिकों बल दल के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ वहां पहुंच जाते हैं और इनको चारों ओर से घेर लेते हैं। क्या करते हैं? चारों ओर से घेर लेते हैं और बिना कुछ बोले बंदूक चला देते हैं। बिना कुछ बोले सारी जनता पे बंदूक चला देते हैं और वहां पूरे खून खून हो जाता है। क्या हजारों लोग उस जलियांवाला बाग में मरते हैं और पूरा खून खून हो जाता है जलियांवाला बाग। और इसके मतलब इनके विरोध में, इस विरोध में जो सभा बैठाया था और इनके बारे में जनरल डायर को पता चल जाता है तो उनको चारों ओर से घेर के उस उस निहत्थे क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध गोली बरसाता है और बहुत खून खून हो जाता है। हजारों लोगों की मौत हो जाता है और इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या लिखा है 13 नंबर की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था? किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था? मतलब जब दक्षिण अफ्रीका जो मतलब इंग्लैंड, केसर ए हिंद मतलब इंग्लैंड जब वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे तो वहां जो है अंग्रेज सरकार की ओर से महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्या? केसर हिंद की उपाधि। केसर ही आपके एग्जाम में इसी पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि केसर हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? किसको? महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं इस प्रश्न की ओर और इनके बारे में हम पहले आपको बताना चाहते हैं, उनके बाद हम आपको ले चलेंगे इसके उत्तर की ओर। देखिए जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट के खत्म करने के लिए जो है पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है जहां की रॉलेट एक्ट को खत्म करने के लिए सभा बैठाई गई थी क्रांतिकारियों द्वारा और उस क्रांतिकारियों पर जो है जनरल डायर द्वारा जो है हमला किया गया था। क्या? जनरल डायर द्वारा जो है जलियांवाला बाग पर चारों ओर से घेर करके उस निहत्थे पर गोलियां बरसा दिया। क्या क्या? निहत्थे पर बहुत सारे गोलियां बरसा दिया और उस घटना में जो है बहुत सारे क्रांतिकारियों का मृत्यु हो जाता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इनके विरोध में जो है महात्मा गांधी भी मोर्चा खोल देते हैं। क्या करते हैं? महात्मा गांधी भी मोर्चा खोल देते हैं और 1920 ईस्वी में क्या होता है? 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन छेड़ देते हैं। क्या? 1920 ईस्वी में असहयोग जो है वह असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्या? असहयोग आंदोलन। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, उसके बाद महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं और 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। क्या करते हैं? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन करते हैं। मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब है असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना। किसका? असहयोग नहीं करना। असहयोग मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। मतलब जैसा कि आज देखिए हमारे समाज में सरकार को चलाने के लिए हम लोगों की जरूरत पड़ती है, पुलिस प्रशासन, बहुत सारे वकील, बहुत सारे को मतलब सरकार चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जो है ब्रिटिश सरकार को चलाने के लिए हम भारतीयों की जरूरत पड़ती थी उस समय भी। और यह जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी ला करके मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मतलब जितना भी था, जैसे वकील प्रशासन हो गया, सब जितना भी था सब जो है विरुद्ध में जो है खड़ा हो गया। क्या हुआ? मतलब अपनी नौकरी को त्याग दिया और उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया। और देखिए महात्मा गांधी भी इस असहयोग आंदोलन में जो है केसर हिंद की उपाधि को लौटा देता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि केसर हिंद की उपाधि जब महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे वकालत करने के लिए, वकील मतलब वकालत की पढ़ाई करने के लिए, उनको जो है केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किनको? महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। और उनके बाद जो है इस घटना के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वक्त जो है केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। और इनके साथ साथ केवल महात्मा गांधी ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, क्या? रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि भी त्याग देते हैं। क्या करते हैं? नाइट की उपाधि त्याग देते हैं। मतलब इंग्लैंड द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था और यह भी वह त्याग देते हैं नाइट की उपाधि।
नाइट की उपाधि। आपके प्रश्न में यह भी बन सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को इनमें से कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था। नाइट की उपाधि किससे नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को भी सम्मानित किया गया था और नाइट की उपाधि से। और इस आंदोलन में जो है, इस आंदोलन में वह भी नाइट की उपाधि को त्याग देते हैं। क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा देता है? क्या करता है? और जलियांवाला, यह जो असहयोग आंदोलन था 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो है चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा जो है एक पुलिस स्टेशन था। क्या था? चोरी चोरा एक पुलिस स्टेशन था। और उस पुलिस स्टेशन, देखिए जैसे अभी भी हम सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन करते हैं तो कुछ प्रशासन जो है उस आंदोलन के विरुद्ध में, मतलब आंदोलन के विरुद्ध में कुछ तो भड़क जाते हैं, कुछ तो भड़कते हैं। पुलिस प्रशासन आंदोलन जब करते हैं वह कुछ भड़क जाते हैं। उसी प्रकार जब ब्रिटिश का शासक था और सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी लाए थे और इनके मतलब पूरे भारत देश के लोग जो है इस आंदोलन में जुड़े थे। मतलब मानिए कि बहुत बड़ा आंदोलन था यह महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। और आपके लिए एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट बीबीआई है। क्या है? मोस्ट बीबीआई। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन मतलब चोरा चोरी जो स्थान था, चोरा चोरी जो स्थान था, चोरा चोरी जो स्थान था, इस स्थान मतलब पुलिस प्रशासन, वहां के जनता पुलिस प्रशासन को, मतलब पुलिस प्रशासन जब जनता पर लाठी चार्ज करते हैं और जनता जो है वहां के 22 पुलिस कर्मचारियों को उस पुलिस स्टेशन में कैद करके आग लगा देता है। क्या करता है? कैद करके आग लगा देता है। और यह जो है हिंसा, मतलब हिंसा में तब्दील हो जाता है। क्या होता है? हिंसा में तब्दील हो जाता है। और यह घटना 1922 ईस्वी की घटना है। क्या है? यह घटना 1922 ईस्वी की घटना है। आपसे पूछा जा सकता है कि चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? चोरा चोरी कांड का घटना किस वर्ष हुआ था? और आपके 2 नंबर के प्रश्न में भी बन सकता है कि चोरी चोरा कांड से आप क्या तात्पर्य है, या चोरी चोरा कांड से आप क्या समझते हैं। इस तरह से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर के लिए। तो 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड होता है। और जानते हैं, आप सब जानते होंगे कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। और इस हिंसा के बाद यह जो हिंसा हो जाती है, चोरी चोरा कांड जो हो जाता है, उनके बाद जो है 7 दिन के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन से उठ जाते हैं और यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्या होता है? असहयोग आंदोलन। इस हिंसा के बदौलत, इस हिंसा के बाद जो है चोरी चोरा कांड के बाद जो है यह जो असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। क्या होता है? समाप्त हो जाता है 1922 ईस्वी में। और देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था? आपको तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर यह जो सुन लेते हैं, अगर हम जो आपको कहानी सुना रहे हैं, अगर आप यह कहानी भी सुन लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आपका इससे 2 नंबरा और 5 नंबरा भी बन जाएगा और आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गांधी जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? हमने आपको शुरू में ही बताया था, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, जब जलियांवाला बाग हुआ था, किस कारण हुआ था? यही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। जलियांवाला बाग जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, इसी कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में, रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1900 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। चलते हैं हम आपको अगली प्रश्न की ओर लेते हुए 15 नंबर की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? मतलब जब जब यह हत्याकांड हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर समिति बुलाया। किसको? हंटर समिति बुलाया इस घटना की जांच के लिए। कौन सी घटना? हत्याकांड, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति बोला था। हंटर समिति बना के इस हत्याकांड का जांच करवाता है। और इसमें जो है जनरल डायर को
बहुत मतलब इसमें भी जनरल डायर को सजा मिलता है। अंग्रेज था तो कुछ तो सजा नहीं देगा, मानिए बड़ा तो नहीं देगा, छोटा मोटा जरूर दिया था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का? ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंटर समिति। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं पहले। देखिए 1900 देखिए 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, जब 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। कब चला था? और इसमें जो है यह लड़ाई किनके किनके बीच होती है और क्यों होती है, यह हम आपको बताते हैं। देखिए, यह जो युद्ध हुआ था, यह जो हुआ था केंद्रीय शक्ति, क्या केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र की ओर। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति के बीच जो है यह लड़ाई हुआ था। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच यह लड़ाई हुआ था 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक। देखिए, मित्र राष्ट्र की ओर से जो था ब्रिटेन था। क्या था? ब्रिटेन था, जो जिसका की शासन हमारे देश पर था। ब्रिटेन था, फ्रांस था। क्या था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था और जर्मनी था। अमेरिका था और जर्मनी था। कौन था? मित्र राष्ट्र की ओर। और केंद्रीय शक्ति की ओर से कौन था? देखिए, केंद्र शक्ति की ओर से कौन था? केंद्रीय शक्ति की ओर से जापान था, तुर्की था। दोस्तों, तुर्की को जो है ना पहले ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुर्की को जो है ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। और जापान हो गया, तुर्की हो गया, हंगरी हो गया। क्या हो गया? जापान, तुर्की, हंगरी और ऑस्ट्रिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रिया। यह था। और इस युद्ध में जो है केंद्रीय शक्ति की हार हो जाती है। क्या होती है? हार हो जाती है। केंद्रीय शक्ति की क्या होता है? केंद्रीय शक्ति की हार हो जाती है। और इसमें जो है यह मित्र राष्ट्र की क्या होता है? जीत हो जाता है। क्या होता है? मित्र राष्ट्र का जीत हो जाता है, जिसमें कि ब्रिटेन जो है तुर्की के जो है खलीफा पद को समाप्त करने का ऐलान कर देता है। क्या करता है? तुर्की पे जो है खलीफा पद को समाप्त करने का ऐलान कर देता है, जिसके विरुद्ध भारत में 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन करता है। कौन? मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज 1919 ईस्वी में इस ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ देता है, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन नाम था। क्या था? खिलाफत आंदोलन। क्या था नाम? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन नाम था। खिलाफत आंदोलन छेड़ देता है कब? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन छेड़ देता है मुस्लिम समाज ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। और वह जो है इसका बात नहीं सुनता। क्या करता है? इनका बात नहीं सुनता है, मुस्लिम समाज का बात नहीं सुनता है। और वह जो है 1922 ईस्वी में तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया? 1922 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनका जो है खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या होता है? खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं अगली प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? कौन सी राज्य में? हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अभी भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किस लिए हुआ था? असहयोग आंदोलन, मतलब असहयोग, प्रशासन पे जो है हमला किया गया था। 22 पुलिस कर्मचारियों को जलाकर खाक कर दिया गया था। और इनके कारण ही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी खत्म कर देते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 18 की ओर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए हुए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्र लिखकर, क्या करके? पत्र लिखकर, और उनको जो है महात्मा की उपाधि महात्मा कहकर बुलाते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा कह के बुलाते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं।
महात्मा करके पुकारते हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या जगह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर 19 की ओर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? देखिए जैसा कि ब्रिटिश सरकार का हमारे देश पर शासन चल रहा था और किसानों का जो है शोषण किया जा रहा था, मतलब किसानों पर बहुत सारे कर लगा करके किसानों को परेशान किया जा रहा था। और गुजरात के वल्लभ भाई पटेल जी ने किसानों को अपना हक दिलाने के लिए एक युद्ध मतलब एक आंदोलन छेड़ देते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, जिसको बारडोली आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बारडोली आंदोलन कहते हैं। यह जो आंदोलन कब होता है? 1928 ईस्वी में। कब होता है? बारडोली आंदोलन 1928 ईस्वी में होता है। कब होता है? बारडोली आंदोलन 1928 ईस्वी में होता है, वल्लभ भाई पटेल के उपस्थिति में। मतलब बारडोली आंदोलन के नेता, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में, बारडोली आंदोलन के नेता के मतलब बारडोली आंदोलन जो हुआ था उनके नेता कौन थे? कौन थे? वल्लभ भाई पटेल मतलब इनका पहला मतलब इनका जो नाम था ना वल्लभ भाई पटेल था, और इनका जो है सरदार नाम से पुकारा गया। उस बारडोली आंदोलन में लोगों ने उनको सरदार का उपाधि दिया। क्या दिया? सरदार का उपाधि दिया बारडोली आंदोलन के किसानों ने। और उनके जो नेता थे, बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। इनके नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि कब मिला था? बारडोली आंदोलन में। आप यह याद रखिएगा। तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए बारडोली। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर 20 की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20 की ओर। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि तीन कठिया चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण में जो है किसानों पर तीन कठिया नियम प्रणाली लागू किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी मतलब तीन कठिया प्रणाली लागू जो था 1917 ईस्वी, महात्मा गांधी आकर के यह जो नियम था ब्रिटिश सरकार को रद्द करने की मांग किया, और 1917 ईस्वी में यह जो तीन कठिया प्रणाली को रद्द किया गया था। देखिए दोस्तों किन पर थोपा गया था? मतलब तीन कठिया प्रणाली मतलब 3 कट्ठा मतलब 20 कट्ठा में तीन कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए यह नियम प्रणाली लागू किया गया था। किनके? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किस पर? किसानों पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसानों पर। किस पर? किसानों पर। चलिए दोस्तों चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने मतलब चंपारण सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह गांधी जी जब 15 अगस्त 1915 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो भारत में आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह का आंदोलन बिहार के चंपारण से स्टार्ट किए थे 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में। क्या हो जाएगा? देखिए चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर 22 नंबर की ओर। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? किस समझौता को? देखिए जैसा कि गांधी जी जो है, गांधी जी 1900 मतलब दिल्ली गांधी जी जो है मतलब नमक कानून, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी कानून लगाया था। बताइए यहाँ तक नमक पर भी कानून टैक्स लगाया गया था। मतलब नमक का भी उस समय दाम मतलब आज की तुलना में उस समय महंगाई की दौर में था नमक, मतलब नमक पे भी टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मतलब टैक्स जो लगाया गया था। गांधी जी दांडी यात्रा निकाले। क्या निकाले? गांधी जी दांडी यात्रा निकाले 1900 मतलब साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया गया था 1915 ईस्वी में, वही आश्रम से गांधी जी जो है, गांधी जी 1930 ईस्वी में कब? गांधी जी 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी को कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा निकालते हैं साबरमती आश्रम से। साबरमती कहां से? साबरमती से दांडी। कहां? साबरमती से दांडी यात्रा निकालते हैं। और गांधी जी 250 किलोमीटर चलते हैं। कितना? 250 किलोमीटर चलते हैं। कितने दिनों में? 24 दिनों में। 24 दिनों में पैदल 250 किलोमीटर
250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर साबरमती से दांडी पहुंचते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नमक कानून को रद्द करने के लिए। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं साबरमती आश्रम से दांडी। कब कब पहुंचते हैं? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और 6 अप्रैल 24 दिन, मतलब देखिए, मतलब 12 मार्च 1930 ईस्वी को चले थे और 6 अप्रैल को रद्द किया गया, मतलब 24 दिन में यहाँ पहुंचे। और नमक, मतलब नमक कानून, मतलब नमक बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था भारतीयों पर कि आप नमक भी नहीं बना सकते हैं। और नमक पे टैक्स भी लगाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, टैक्स। तो नमक, मतलब महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम, जो इसका स्थापना 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे, और वहां से चलकर 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी पहुंचते हैं, 250 किलोमीटर की यात्रा करते हैं 24 दिनों में। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचकर नमक बनाकर अपनी हाथों से इस कानून को रद्द करते हैं। और गांधी जी इस कानून के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में किए थे। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरुआत करते हैं गांधी जी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और मतलब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए शुरुआत करते हैं कि इरविन, जो कि उस समय का वाइसराय था, और इस समय उससे जो गांधी जी 11 प्रस्ताव लेके जाते हैं कि आप यह जो 11 प्रस्ताव मान जाइए, नहीं तो हम अपना आंदोलन करेंगे। तो वो गांधी जी जो है, मतलब गांधी जी जब दांडी यात्रा समाप्त करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं 1930 ईस्वी में। और 1 वर्षों के बाद, मतलब यह भी असहयोग आंदोलन की जैसा ही भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे गांधी जी 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। और मतलब 11 प्रस्तावों को लेकर के इरविन के पास गए थे गांधी जी, लेकिन वह इसको नहीं मानते हैं। उनके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है, पूरे भारत में बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। उसके बाद इरविन, मतलब इरविन वहां उस समय जो वाइसराय थे इरविन, उनके बाद वही गांधी जी के पास आते हैं कि हम आपकी 11 प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार हैं। और दिल्ली में जो है गांधी इरविन समझौता होता है 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है। कब होता है दोस्तों? 1931 ईस्वी में। कब होता है? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन। और इस समझौता को, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था दिल्ली समझौता? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। या गांधी इरविन सभी समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। वही प्रश्न है यहाँ पे, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता। किस समझौता को? गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? और मतलब भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका मतलब भारत की आजादी में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। जैसा कि 1891 समझिए, 1891 और भारत हुआ 1947 में आजाद। मतलब भीमराव अंबेडकर का भी उस समय में मौजूद थे। और मतलब भीमराव अंबेडकर एक दलित जाति से आते हैं, आपको पता ही होगा कि भीमराव अंबेडकर दलित जात से, किससे? दलित मतलब छोटे जात से आते थे। और उस समय भेदभाव भी बहुत चलता था, और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर एक समझौता करते हैं 1932 ईस्वी में, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। मतलब पुणे में करते हैं। क्या कहते हैं?
पुणे में करते हैं, पूना मतलब पूना समझौता, गांधी और अंबेडकर समझौता। देखिए 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था, हमने अभी तुरंत आपको बताया कि 1932 ईस्वी में अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। तो 23 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 24 की ओर। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी ने किस स्थान को चुना। तो नमक कानून हमने बताया कि डांडी यात्रा, मतलब नमक कानून डांडी यात्रा चुने थे। कौन सा स्थान, डांडी चुने थे। कौन सा स्थान, डांडी। ऑप्शन नंबर ए 24 का ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 का ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की ओर 25 की ओर चलते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ किए। गांधी जी जो है दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ किए थे तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब किए थे, अभी जो हम तुरंत आपको बताए हैं कि गांधी जी जो है नमक कानून को भंग करने के लिए, जो नमक कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते हैं, और उन्होंने नमक पर भी बहुत सारे कर, अधिक कर लगा दिए थे। तो यह जो नियम था, इस नियम को तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी पैदल यात्रा 250 किलोमीटर 24 दिनों में किए थे, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इस कानून को महात्मा गांधी अपने खुद हाथों से नमक बना करके इस कानून को तोड़ दिए थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, गांधी जी ने दांडी यात्रा को किस तिथि को आरंभ किए, तो 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 26 की ओर। नमक कानून कब भंग हुआ। नमक कानून कब भंग हुआ, 24 दिनों के बाद, मतलब 24 दिनों, मतलब 250 किलोमीटर जो है महात्मा गांधी 24 दिनों में चले थे। तो उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं, अपने हाथों से नमक बना करके इस कानून को भंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नमक कानून कब भंग हुआ, तो कब हुआ था, 6 अप्रैल। देखिए 12 मार्च को 24 से जोड़ दीजिए, 12 और 24 कितना हो जाएगा, 12 24, तो 4 2 6 2 1 3, 36 3 का महीना लगता है, तो इसका मतलब 6 अप्रैल। क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930। कब हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए अगली प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। हमने इससे पहले आपको बता दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। मतलब गांधी जी 11 समझौता, 11 जो है समझौते लेकर के गया था, इनके पास नहीं मानने के बाद वह अब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। कब, 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 27 का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। मतलब पूर्ण स्वराज मतलब भारत की आजादी, मतलब पूर्ण स्वराज। हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको कोई समझौता नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूर्ण भारत स्वतंत्र चाहिए। ऐसा कांग्रेस की सरकार, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो लाहौर, मतलब हमने आपको बताया था। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी को लाहौर में। 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पर खड़ा होकर तिरंगा फहराकर कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की मांग करता है। क्या करता है, पूर्ण स्वराज की मांग करता है 1929 ईस्वी में लाहौर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को और जो है गणतंत्र घोषित करता है। देखिए हम आपको उस प्रश्न मतलब 29 की ओर जाने से पहले हम आपको यह प्रश्न बता देते हैं 31 का। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस जो है 26 जनवरी जो है 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्या करता है, गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन, कांग्रेस। 26 जनवरी देखिए पूर्ण स्वराज की मांग करता है 1929 ईस्वी को लाहौर में, और यहाँ जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्या करता है, मनाता है। अब देखते हैं 29 की ओर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। मतलब वो जो मतलब अधिनियम की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन बनाता है। साइमन कमीशन बनाता है कब, 1927 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार साइमन कमीशन बनाता है 1927 ईस्वी में, जो 7 सदस्यों का वह एक कमीशन था। क्या था, 7 सदस्यों का एक साइमन कमीशन जो था 7 सदस्यों का था, और इनको जो है बनाया गया था 1927 ईस्वी में बनाया गया था। सर जॉन साइमन इनके अध्यक्ष
मतलब साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष, किसके? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन थे। इनको जो बनाया गया था, साइमन कमीशन को जो बनाया गया था, साइमन कमीशन को 1927 ईस्वी में बनाया गया था और यह 7 सदस्यों का एक समूह था। कितने सदस्यों का? 7 सदस्यों का। इनमें से आपका प्रश्न बन सकता है कि सर जॉन साइमन जो थे ये सही साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे और साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो हमने जो लिख रखा है साइमन कमीशन, इसको 1927 ईस्वी में बनाया गया था। 7 सदस्यों का समूह था और इनको जो है भारत में 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार भेजते हैं। कहां से? इंग्लैंड से भेजते हैं साइमन कमीशन को भारत। कब? 1928 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारत में इनका कड़ा विरोध होता है, काला झंडा दिखाकर इनका कड़ा विरोध किया जाता है और इनको फिर जो है साइमन कमीशन वापस लौट जाते हैं अपने देश इंग्लैंड। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष भारत आया? मतलब जब साइमन कमीशन जब वापस चल जाता है तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज नेहरू जी को मतलब वहां के जो क्रांतिकारी थे उनको जो है एक चुनौती देता है। मानिए कि एक चुनौती देता है। क्या देता है? चुनौती देता है नेहरू और अन्य क्रांतिकारी दलों को। तो नेहरू जी जो है एक रिपोर्ट, मतलब ये जो नेहरू रिपोर्ट है, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू मत समझिएगा, मतलब यहाँ जो है मोतीलाल नेहरू है। क्या है? मोतीलाल नेहरू जो है एक रिपोर्ट बना के लाते हैं, नेहरू रिपोर्ट। कौन लाते हैं? मोतीलाल नेहरू। क्या? मोतीलाल नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट लाते हैं। कब? 1928 ईस्वी में। जब साइमन कमीशन चला जाता है तो यहाँ के जो ब्रिटिश सरकार था, यहाँ के जो वायसरा था, वहां के क्रांतिकारियों को चुनौती देता है, अगर आप में हिम्मत है तो आप मतलब भारत को चलाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। और मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू एक नेहरू रिपोर्ट बनाकर लेके आते हैं, जो कि 1928 ईस्वी में लेकर के आते हैं। कब लेके आते हैं? 1928। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में। कब लाए थे? 1928 ईस्वी में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 31 की ओर। 31 तो हम आपको बता चुके हैं। चलिए दोस्तों हमने आपको अगला प्रश्न 31 का बता ही दिया है और चलते हैं अगली प्रश्न 32 की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? मतलब दांडी यात्रा। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में खत्म होने के बाद तुरंत महात्मा गांधी जो है की समझौता लेकर आते हैं, जो इरविन साहब नहीं मानते हैं। उनके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी शुरुआत कर देते हैं, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। क्या होता है? बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। किससे? दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी का ही सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी दांडी यात्रा। क्या हो जाएगा? 1930 दांडी यात्रा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 33 की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जिस तरह से जो है दास कैपिटल, जिस तरह से जो हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें जो है कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, वो उन्होंने जो है अपनी देश फ्रांस में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लेके आता है, जिसको पढ़ करके श्रमिकों के दिल में अपनी देश के प्रति भावना जागता है, अपनी देश के प्रति प्यार जागता है। उसी प्रकार जो है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो है यंग इंडिया इसलिए लाए थे ताकि जिस तरह कार्ल मार्क्स लेकर के आए थे, उसी प्रकार हमारे देश की भी लोग इसे पढ़े और अपनी अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाए। इसलिए महात्मा गांधी यंग इंडिया, मतलब इनके जो पत्रिका है यंग इंडिया महात्मा गांधी के हैं। किनके हैं? आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी बन सकता है कि यंग इंडिया जो है किस क्रांतिकारी नेता का है? किसका है? महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का। चलते हैं दोस्तों अगली प्रश्न 34 की ओर। कहाँ चलते हैं अगली प्रश्न 34 की ओर। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? हमने आपको शुरू में बताया कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। किनको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं अपना राजनीतिक गुरु। किसको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर बी दोस्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगली प्रश्न की ओर 35 की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
जैसे आप सुनते होंगे आरएसएस, आरएसएस का नाम आप न्यूज में सुनते होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि हम शॉर्ट में नाम क्या बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, आरएसएस। साथियों क्या बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं, जिसको कि हिंदू हिंदू महासभा, क्या बोलते हैं, हिंदू महासभा भी बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। और इनको जो है देखिए यहाँ पे केवी हेडगेवार ने स्थापना किए थे। केवी हेडगेवार ने स्थापना किए थे और बनाया कौन था, बनाया था, देखिए बनाया था मदन मोहन मालवीय। कौन बनाया था, मदन मोहन मालवीय बनाया था 1915 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1925 ईस्वी में किसने, केवी हेडगेवार ने स्थापना किए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, 1925 ईस्वी में। 35 का ऑप्शन नंबर बी 1925 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, 36 की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, अभी तुरंत हमने आपको बताया कि केवी हेडगेवार जो 1925 ईस्वी में स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब जिसको आरएसएस कहते हैं, क्या कहते हैं, आरएसएस कहते हैं, इनकी स्थापना किए थे। आरएसएस की स्थापना किए थे केवी हेडगेवार। किसने, केवी हेडगेवार ने स्थापना किए थे। केवी हेडगेवार जो है आरएसएस की स्थापना किए थे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवी हेडगेवार क्या हो जाएगा, केवी हेडगेवार जो है 1925 ईस्वी में स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न 37 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नाम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब देखिए हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जो है भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। और अंग्रेज को भगाने के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बाद इन्होंने एक नारा दिया, क्या, करो या मरो। मतलब देखिए पहले जब नरम दल और गरम दल थे, मतलब महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी आंदोलन में किसी की मृत्यु हो, मतलब अहिंसा हिंसा ना हो, और वह अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। लेकिन भगत सिंह 1925 ईस्वी में कोकोरी कांड करते हैं। मतलब कोकोरी जगह से रेलवे स्टेशन को जो है लेके हथियार जा रहे थे, उनको लूट लेते हैं। और 1929 ईस्वी में जो है वह असेंबली पर बम फेंक देते हैं। क्या करते हैं, भगत सिंह खुदीराम बोस क्या करते हैं, उन पर जो है असेंबली पर बम फेंक देते हैं। और 1930 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी जाती है। कब, 1930 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी जाती है। क्या की जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि बिना लड़ाई का हमारा देश भारत को ब्रिटेन जो है अंग्रेज लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो जो है हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। कौन, गरम दल के नेता हिंसा का अपनाते हैं। 1930-31 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी जाती है और वह शहीद हो जाते हैं अपने देश, प्यारे देश भारत के लिए। क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह इस प्रकार अपने प्यारे देश भारत के लिए शहीद हो जाते हैं और हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं अपने देश के लिए। उसके बाद जो है महात्मा गांधी देखते हैं बहुत सारे आंदोलन के, फिर भी जो है ब्रिटेन मतलब अंग्रेज लोग इन पर नहीं ध्यान दे रहे थे। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने भारत देश के लिए एक नारा दिया, करो या मरो। मतलब या तो करो या तो मरो, मतलब करो और मरो, मतलब जब तक करो और मरोगे नहीं तब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। और वह जो है महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा देते हैं। कब, 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। क्या देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं 1942 ईस्वी। कब देते हैं, 1942 ईस्वी को देते हैं। कब देते हैं, 1942 ईस्वी को करो या मरो का नारा देते हैं। कब, 1942 ईस्वी को करो या मरो का नारा देते हैं महात्मा गांधी। उनके बाद जो है देखिए भारत छोड़ो आंदोलन मतलब प्रसिद्ध, मतलब भारत छोड़ो मतलब करो या मरो नारा 1942 ईस्वी में दिए। उनके बाद पूरा देश के नागरिक यह नारा सुनकर अपने देश में, अपने शरीर में राष्ट्रवाद की भावना जागती है और अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है पूरी तरह से। और इतना नहीं, अंग्रेज जो है आजादी के साथ साथ हमें खुशी तो मिलती है लेकिन एक गम भी, क्योंकि 12 बजे 15 अगस्त की रात, 14 अगस्त की रात 12 बजे हमारे देश भारत से पाकिस्तान को जो है
टुकड़ा में विभक्त कर देता है। पाकिस्तान देश को अलग बना देता है और भारत अलग बना देता है। और इस प्रकार हमारे लिए खुशी की बात भी थी और एक गम की बात भी थी कि हमारे देश से, भारत देश से एक अलग देश का विभाजन कर बना दिया जाता है जिसका नाम पाकिस्तान होता है। क्या होता है? पाकिस्तान होता है। और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नाम क्या था? करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी नारा देते हैं 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में नारा देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ऑप्शन नंबर बी 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करो या मरो। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 38 की ओर। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। कब? 1915 ईस्वी में। आरएसएस। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? मतलब देखिए, जिस प्रकार राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, उसी प्रकार दयानंद सरस्वती भी जो थे एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। और वह जो है एक नारा देते हैं कि वेदों की ओर लौटो। मतलब हमारे समाज में उस समय बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी और उस समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए दयानंद सरस्वती जी जो है एक नारा देते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ऑप्शन नंबर 39 का वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चले दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 40 की ओर। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप नाम सुने होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। और वह जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। किसके साथ? चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू जो है, सॉरी मोतीलाल नेहरू जो है और चित्तरंजन दास जो है मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? और उसमें जो है मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। चले दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 41 की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं कि 41 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? हमने आपको इससे पहले भी यह प्रश्न जो है अलग तरीका से बता चुके हैं। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया, या तो आपको ऑप्शन प्रश्न में मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जा सकता है या तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना भी पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमने आपको बता दिए थे कि जब अंग्रेज धर्म के आधार पर हमारे भारत देश को, हमारे अखंड भारत देश को दो भागों में विभाजित करने का जब निर्णय लिया था, तो 1905 ईस्वी में धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया बंगाल का। कब किया था? 1905 ईस्वी में। कब किया था? 1905 ईस्वी में। कब किए थे? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिए। और उनके बाद जो है 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्या? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और यही यहाँ पे है कि ऑल इंडिया, इसी को बोलते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 1906 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी जो है को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी बंगाल विभाजन के बाद। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 42 नंबर की ओर। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? जब हमारे देश जब ब्रिटिश सरकार में हाथ में था और जिस समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था धर्म के आधार पर जब ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में, उस समय का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 ईस्वी में। चले दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं अगली प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 43 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हमने आपको पहले भी बता दिया है कि इसकी मतलब कांग्रेस की स्थापना, या तो देखिए
आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 44 नंबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ह्यूम, मतलब देखिए ए ओ ह्यूम जो है इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब बनाए हुए थे। कब स्थापना किए थे? और जो है 1885 ईस्वी में जो है इसको बनाया गया, स्थापना किया गया, मतलब बनाया गया था ए ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। 1800 कब बनाया गया था? तो इसको जो बनाया गया था, देखिए ए ह्यूम के द्वारा बनाया गया था, और इसके बाद जो है स्थापना किया गया 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ह्यूम। क्या हो जाएगा? ए ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 45 नंबर की ओर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्र मतलब देखिए ए ह्यूम जो है भारतीय मतलब कांग्रेस को बनाया था, और उनके बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया गया। क्या? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना किया गया था, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं मतलब कांग्रेस 1885 ईस्वी में इसके जो मतलब कांग्रेस को बनाया गया था, और इनका तो अध्यक्ष होगा कोई ना कोई तो इनका अध्यक्ष होगा, और इनके अध्यक्ष का नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या था दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मतलब आपसे पूछा जा सकता है, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपसे यह नहीं पूछ करके यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 46 की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो हम आपको बता देते हैं कि पहले रंपा विद्रोह जो है यह कहां हुआ था? यह जो है रंपा विद्रोह आपका अल्लूरी सीताराम। किसके? अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम यहाँ जो लिखा है रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम जो है 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में यह जो है आदिवासी क्या है? आदिवासी आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है। क्या है? एक जनजातीय आंदोलन है। रंपा विद्रोह जो है एक जनजातीय मतलब इनके जो नेता थे, मतलब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सभी ने असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इनके नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था इनके नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिनके नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। और बारडोली आंदोलन जो हुआ था, बारडोली आंदोलन जो हुआ था उनके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार जो है यह जनजातीय आंदोलन था, जो कि 1916 ईस्वी में अल्लूरी सीताराम के द्वारा इनके नेता मतलब इनके जो नेता थे, रंपा विद्रोह के जो नेता थे अल्लूरी सीताराम थे। कौन थे? अल्लूरी सीताराम। और यह जो विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहा हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहा हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में अल्लूरी सीताराम इनके नेता थे। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए 1916 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 47 की ओर। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम क्या थे? हमने आपको बताया कि यह जो आंदोलन किए थे आंध्र प्रदेश में किए थे 1916 ईस्वी में। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए एक अंत। एक अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक अंत। तो ये नहीं होगा। उग्रवादी क्या थे? उग्रवादी नहीं थे। यह आंदोलन करते थे मगर मतलब उग्रवादी नहीं थे। और आंध्र प्रदेश आंध्र का आदिवासी नेता थे। कौन थे? अल्लूरी सीताराम कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी 47 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चले दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 48 की ओर। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह जो है 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह मतलब अंग्रेजों द्वारा मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जब ब्रिटिश सरकार के हाथ में हमारा भारत देश जब गुलाम था, तो अंग्रेजों द्वारा हमारे किसानों पर बहुत सारा जो क्या है बहुत सारा शोषण किया गया था। बहुत उनके साथ शोषण किया गया था, और उन पर जो है मतलब लगाम जैसे कि हम लोग आप सब भी और हम लोग भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। उस प्रकार भी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा टैक्स लाया गया था, और वह जो टैक्स था बहुत अधिक था। क्या था?
बहुत इनकम से भी अधिक टैक्स जो है किसानों पर लगा दिया जाता था, जो कि बहुत खराब था। क्या था? बहुत खराब था। देखिए जैसे कि किसानों ने कमाया 20 रुपया, ठीक, किसानों ने कमाया 20 रुपया और उनसे जो है उनसे 15 रुपया टैक्स ले लिया करता था। किससे? 15 रुपया टैक्स ले लिया करता था। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। क्या शोषण किया जा रहा था? मतलब ये रियली नहीं है, हम आपको एक समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि मानिए 20 रुपया किसान कमाया और इनमें जो है 15 रुपया वह जो है ब्रिटिश सरकार जो है उनसे ले लिया लगान के तौर पे। इस तरह जो है किसानों से शोषण किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? इस तरह से किसानों से शोषण किया जा रहा था। और इनके मतलब 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह जो है केरल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। और इनके जो नेता थे अली मुस्लियार थे। कौन थे? अली मुस्लियार थे। इनके जो नेता थे अली मुस्लियार थे। आपसे पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। आपसे यह ना पूछ करके 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, यह ना पूछ करके यह भी पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1921 ईस्वी में। इनके नेता कौन थे? इनके नेता थे अली मुस्लियार। कौन थे? अली मुस्लियार। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो अली मुस्लियार के नेतृत्व में। किसमें? अली मुस्लियार के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न 49 की ओर। खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? खोंड विद्रोह जो है तमिलनाडु, मतलब 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चला था। कब? 1800 मतलब खोंड विद्रोह जो है, यह जो है खोंड विद्रोह जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 49 नंबर का प्रश्न। खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? खोंड विद्रोह जो है 1836 कब? सॉरी 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था। और यह जो है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु होते हुए आंध्र प्रदेश तक यह आंदोलन चलता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिहार 1910, उड़ीसा 1914, तमिलनाडु 1837 और डी पश्चिम बंगाल 1919। तो दोस्तों यह जो है देखिए पश्चिम बंगाल तो है मगर यह 1919 ईस्वी है। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि खोंड विद्रोह 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था और इसमें पश्चिम बंगाल है 1919। तो ये आंसर नहीं होगा, ए का भी नहीं होगा, बिहार 1910 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु 1837 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 50 की ओर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए हमने लिख रखा है 50 नंबर का प्रश्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। देखिए आपके प्रश्न में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ना लिख करके ये भी लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है AITU। क्या? AITU। AITU। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि AITU की स्थापना कब और किसने किए थे? तो देखिए AITU, देखिए ए से हो गया ऑल, आई से इंडिया, टी से ट्रेड, यू से यूनियन, सी से कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 51 की ओर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमने अभी तुरंत आपको बताया कि इनके जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। मतलब इनको मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य लाला लाजपत राय को जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किए थे? बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। कौन किए थे? बिहार जो है यहाँ पे जैसा कि प्रश्न लिख रखा है बिहार समाजवादी दल। बिहार में जो है समाजवादी दल का स्थापना कौन किए थे? 1931 ईस्वी में किसने किए थे? 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी किए थे। कौन किए थे? 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी किए थे
बिहार समाजवादी दल का, जो बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। और कब किए थे? 1931 ईस्वी में। कब किए थे? 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 52 का बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसने किए थे? क्या हो जाएगा? किसने किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 54 की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। तो 54 का प्रश्न का अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न 55 की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? हमने अभी तुरंत आपको बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किसने किए थे? 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। 1936 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 56 की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 56 की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? हमने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी शुरू किए थे। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन किए थे। कब? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। और 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है चोरी चोरा कांड हो जाता है। मतलब 22 पुलिस कर्मचारियों को जनता के द्वारा, भारत के जनता के द्वारा जो है जिंदा जला देते हैं। क्या करते हैं? जिंदा जला देते हैं। उसी को जो बोला जाता है चोरी चोरा कांड, जो कब होता है? 1922 ईस्वी में। और इस आंदोलन के 7 दिन बाद इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं और इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो देखिए 56 का चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 57 की ओर। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो देखिए यह जो है प्रश्न है आपको रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? ये जो है सीमांत गांधी, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को किसे पहचाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से। किसे? सीमांत गांधी के नाम से जो है पहचाना जाता है। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57 का इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे? ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 58 की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली प्रश्न 58 की ओर कि दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे? देखिए दयानंद सरस्वती जो है एक वेद, मतलब एक नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। क्या मतलब? समाज में पहले जो है बहुत सारे कुरीतियां फैली हुई थी और इस कुरीतियों को जो है खत्म करने के लिए दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो एक नारा भी दिए थे। और यह जो है आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। किसका? आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। और एक बात और, इन्होंने जो है डीएवी स्कूल की भी स्थापना करते हैं। किसका? डीएवी। इसका डीएवी स्कूल। आपसे पूछा जा सकता है कि डीएवी स्कूल की स्थापना किसने किए थे? तो डीएवी स्कूल की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। डीएवी की स्थापना दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। देखिए 58 का प्रश्न लिखा हुआ है, दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे? किस समाज की स्थापना किए थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज, ब्रह्म समाज, विधवा पुनर्विवाह, डी नन। तो देखिए आर्य समाज जो है, ये जो है आर्य समाज, इनकी स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे। तो देखिए 58 का प्रश्न क्या है? दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे?
तो कौन से समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती? आर्य समाज के। और यह जो नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही दिए थे। कौन? दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो एक नारा भी दिए थे। और देखिए यहाँ पर जो है भी ब्रह्म समाज, इसकी जो है ब्रह्म समाज जो है, यह तो आंसर नहीं हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर तो नहीं होगा, तो इसका आंसर ए 58 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 59 की ओर। स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन बताया कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन जो है, स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में। कब? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में जो है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। मोतीलाल नेहरू जो कौन थे? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। देखिए और यह जो है 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है 59 का, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न 60 की ओर देखते हैं कि 60 में क्या लिखा हुआ है। भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? देखिए आईसीएस, आप लोग जो है सोचते होंगे कि आईसीएस क्या होता है। क्या आईसीएस क्या होता है? देखिए आप अभी भी देखते होंगे कि हमारे समाज, हमारे जो देश में, हमारे राज्य में आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी को, डीएम एसपीआर को आप देखे होंगे। यह जो है किस परीक्षा को पास करके बनते हैं? यह परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस, क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस को पास करके बनते हैं। और अंग्रेज के जमानों में जो है यह परीक्षा भी होती थी। और यह परीक्षा हमारे भारत देश में नहीं बल्कि इंग्लैंड जाकर के देना पड़ता था। कहाँ? इंग्लैंड जाकर के देना पड़ता था, जिसके बाद हमारे देश में आईएएस आईपीएस उस समय भी निकलते थे। और हमारे देश भारत, हमारे प्यारे देश भारत का प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो हमारे देश के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के प्रथम आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास करके कौन अधिकारी बने थे? तो प्रथम सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज जो हमने आपके लिए 60 प्रश्न, यह जो सब्जेक्ट था भारत में राष्ट्रवाद, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का चौथा सब्जेक्ट भारत में राष्ट्रवाद, जो हम आपके लिए 60 प्रश्न लेके आए हैं। अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आपको मानिए कि यह इस चैप्टर से आपका एक तो 15 से 20 नंबर प्रश्न जो है इन्हीं से आता है। किससे? 15 से 20 नंबर का प्रश्न जो है इसी सब्जेक्ट से आता है। अगर आप यह कर लेते हैं इतना, तो उम्मीद रखिए कि आपको अपने सपनों तक भरने के लिए, अपने सपनों तक उड़ान भरने के लिए यह सब्जेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो मानिए कि आपका इस सब्जेक्ट से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। इनसे पहले भी हम आपको जो है 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगर आप वह चैप्टर नहीं देखे अभी तक, पहले वह चैप्टर जाकर के देख लीजिए। हमारे चैनल पे अपना बिहार एकेडमी, जो हमारे चैनल का नाम है अपना बिहार एकेडमी, उन पर जाके 3 चैप्टर को देख सकते हैं। उनके बाद आप इस चैप्टर को आराम से देखिएगा ताकि आपको यह समझ में आसानी से चला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।